नमस्कार फ्रेंड, टॉपिक है डिस्कशन के लिए हमारे पास एक केस लो जिसे कि एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 के नाम से जाना जाता है और इसको रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी और श्री राम फूड फर्टिलाइजर केस के नाम से भी जाना जाता है। रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर एक नया रूल बना था जिसे एब्सोल्यूट लायबिलिटी कहा जाता है, यानी कि जहाँ पर आपका दायित्व जो है वो पूरी तरह से संपूर्ण होता है, यानी कि आपको कोई एक्सेप्शन नहीं मिलती है या आपको किसी तरह की कोई छूट नहीं मिलती है। जहाँ तक बात है इस केस को श्री राम फूड फर्टिलाइजर केस के नाम से जाने जाने की, तो वो इसलिए है क्योंकि इसमें जो हादसा हुआ था उसमें ये कंपनी कह लीजिए या एंटरप्राइज कह लीजिए वो इन्वॉल्व थी। शुरुआत इस केस की कुछ इस तरह से है कि कंपनी है जो कि डेली क्लॉथ मिल्स उसके नाम से जानी जाती है, उसकी एक एंटरप्राइज या उसका उद्योग है जिसे कि श्री राम फूड फर्टिलाइजर के नाम से जाना जाता है। और इस श्री राम फूड फर्टिलाइजर के एक बहुत लिमिटेड से एरिया में बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, प्रोडक्शन यूनिट जो होते हैं, और ये जितने भी प्रोडक्शन यूनिट हैं एक थिकली पॉपुलेटेड एरिया में होते हैं, यानी कि इनके इर्द गिर्द जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा होती है। 4 दिसंबर 1985 यानी 4 दिसंबर 1985 को इन्हीं यूनिट में से किसी एक यूनिट से एक ओलिम नाम की गैस जो है वो लीक होती है, जिसमें कि उस कंपनी में काम करने वाले वर्कमैन अफेक्ट होते हैं, साथ में जो सराउंडिंग में पब्लिक होती है वो भी अफेक्ट होती है, और इसमें 30,000 कोर्ट का एक एडवोकेट जो है वो मारा जाता है। और इसके 2 दिन बाद यानी कि 6 दिसंबर 1985 को फिर से एक माइनर लीकेज होती है। जब गवर्नमेंट इसमें इंटरफेरेंस करती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, वहाँ से जितनी भी इस तरह की गैसेस सब्सटेंस जो थे जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे यूनिट, उनको क्या करती है, बंद कर देती है। उनको कहती है कि इनको शिफ्ट करिए आप दिल्ली से बाहर, या इनको ले जाइए यहाँ से। वो जो होते हैं उनका नेचर होता है वो हजार्डस या लिथल होता है, यानी कि ये जिस तरह के प्रोडक्शन में ये यूनिट इन्वॉल्व होते हैं जिनसे कि रिसाव होता है गैस का, वो बहुत खतरनाक तरह की जो प्रोडक्शन है वो कर रहे होते हैं, या उनसे जो नुकसान जो है सोसाइटी में या लोकेलिटी में वो ज़्यादा हो सकता था। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या कहती है इनको कि भाई आप बंद कर दीजिए और उनको यहाँ से शिफ्ट करिए। यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो श्री राम फूड फर्टिलाइजर के वो यूनिट जिसमें कॉस्टिक क्लोरीन और सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चर किए जा रहे थे या बनाए जा रहे थे, उनको कहा कि भाई आप अपना प्रोडक्शन बंद कर दीजिए क्योंकि ये नुकसानदेह है। अब जब मैटर कोर्ट में जाता है तो कोर्ट के पास क्या इशू होते हैं डिसाइड करने के लिए। नंबर 1, क्या श्री राम फूड फर्टिलाइजर एंटरप्राइजेस है उसको दोबारा से रीस्टार्ट करने का मौका देना चाहिए अपने इन सभी प्रोडक्शन यूनिट को। नंबर 2, कि इस तरह के एंटरप्राइजेस या उद्योग जो कि एक हजार्डस प्रोडक्शन में लगे हुए हैं कि भाई उनकी लायबिलिटी क्या होनी चाहिए, और साथ में क्या इनको ऐसे एरियाज में ऑपरेट करने देना चाहिए जहां पर जनसंख्या का घनत्व या पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस पे जो जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट की उसमें यह कहा गया कि भाई ये जो गैस का लीक हुआ है, जो क्लोरीन गैस है या ओलिम गैस है जो भी है, ये एक हजार्डस नेचर की है, यानी कि ये बहुत खतरनाक है और इस तरह के लीकेज से सोसाइटी को बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान जो है वो हो सकता है। और चाहे इस तरह का नुकसान जो है वो नेग्लिजेंटली हो या एक्सीडेंटल हो, है ना, या तो किसी का कोई उसमें कोताही हो या फिर क्या हो कि कोई भाई बाय मिस्टेक एक्सीडेंट हो गया, अनफोर्सिनेबल हो गया, तो वो भी हो सकता है। दोनों तरह की सिचुएशन में ये एक थ्रेट है सोसाइटी के लिए और इसलिए इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। पर अगर हम इन यूनिट को परमानेंटली बंद कर दें तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जो ये जनरेट करते हैं उसका लॉस होगा, और दूसरा वो उद्योग या वो कोई ऐसी प्रोसेसेस जहां पर इनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है वहां पर क्या होगा, वो आप लैक कर जाएंगे या वो इंडस्ट्रीज बंद हो सकती हैं या उनके काम पर प्रभाव पड़ सकता है। सो इसलिए श्री राम फूड फर्टिलाइजर को कहा गया कि भाई आप अपना जो काम है उसको कैरी ऑन करिए, पर उसमें गाइडलाइन दी गई, उनको कहा गया कि भाई इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, और अगर आप ऐसा करने में विफल हो गए तो क्या होगा, तो हम आपसे जो परमिशन दी गई है आपको अभी हम दे रहे हैं वो आपसे विड्रॉल कर ली जाएगी। अब बात करते हैं कि जजमेंट में वो कौन सी गाइडलाइन या कंडीशन ले डाउन की गई। तो उसमें सबसे पहले है नंबर 1 कि भाई एक एक्सपर्ट कमेटी जो है वो गठित की जाएगी जो कि 14 दिन में एक बार इस तरह के प्लांट का निरीक्षण करेगी, और अगर उन्हें लगता है कि भाई ये जो है वो कंडीशन या रूल्स रेगुलेशन का फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उनसे वो परमिशन जो है प्रोडक्शन की वापस ली जा सकती है। नंबर 2, एक ऑपरेटर की नियुक्ति की जाएगी जो कि पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होगा और इस तरह के प्लांट्स के वो सारे तरह के चेक्स करेगा, जो उनके इक्विपमेंट है क्या वो सही काम कर रहे हैं, किसी तरह का कोई डेंजर थ्रेट इस तरह का कोई चीज़ है तो नहीं। और इसी के साथ हेड ऑफ द कॉस्टिक क्लोरीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा पर्सनली अगर कोई किसी तरह की मिस हैपनिंग इन प्लांट्स में हो जाती है तो। नंबर 3,
हफ्ते में एक बार चीफ इंस्पेक्टर जो है वो विजिट करेगा और चेक करेगा सरप्राइजिंगली, बिना बताए हुए, या फिर उसके द्वारा नियुक्त किया हुआ कोई इंस्पेक्टर हो सकता है। नंबर 4, सेंट्रल बोर्ड जो होगा वो भी किसी इंस्पेक्टर को डिप्यूट कर सकता है, और जो ये इंस्पेक्टर होगा वो सरप्राइजिंगली विजिट करेगा, यानी कि वो जाएगा अचानक बिना बताए हुए कॉस्टिक क्लोरीन प्लांट में और वनस्पति प्लांट में निरीक्षण करने के लिए कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं, उनमें किसी तरह की कोई कमी तो नहीं है। नंबर 5, एक अंडरटेकिंग या लिखित में इस तरह का एश्योरेंस दिया जाएगा उन कंपनीज के द्वारा या उन एंटरप्राइजेज या उन पर्सन्स के द्वारा जो कि कॉस्टिक क्लोरीन प्लांट में इन्वॉल्व होंगे या उनका मैनेजमेंट देख रहे होंगे कि अगर इनकी वजह से कोई नुकसान होता है तो वो पर्सनली लायबल होंगे कंपनसेशन पे करने के लिए। नंबर 6, इस तरह की कमेटीज़ का गठन किया जाएगा जो कि कॉस्टिक क्लोरीन प्लांट है उसके सेफ्टी मेजर या सेफ्टी स्टैंडर्ड को चेक करेंगे। नंबर 7, अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है या इंसिडेंट होने से पहले क्या प्रिकॉशन लेने हैं, तो इस तरह के नोटिस जो है वो चस्पाए जाएंगे, और ये नोटिस हिंदी और इंग्लिश में होने चाहिए और उन जगह पर लगाए जाएंगे जहां पर कि कॉस्टिक क्लोरीन प्लांट की सेक्शंस हैं या उनके ऑफिसेज हैं, ताकि जो वर्कर्स हैं, जो मैनेजमेंट है या कोई और तीसरा पर्सन जो है उसको ये अवेयरनेस रहे कि क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं और अगर कोई इस तरह का हादसा हो जाता है तो उसमें उसको क्या करना है। नंबर 8, जो भी वर्कमैन कॉस्टिक क्लोरीन प्लांट में इन्वॉल्व हैं या वहाँ पर काम कर रहे हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी। नंबर 9, कि जो कॉस्टिक क्लोरीन प्लांट है वहाँ पर जो लगाए जाएंगे लाउड स्पीकर, ताकि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो तो वहाँ पर अनाउंस करके वर्कमैन या इर्द गिर्द के लोगों को टाइमली सचेत किया जा सके। नंबर 10, वर्कमैन और मैनेजमेंट का टाइमली या डे टू डे रूटीन में जो एक मेडिकल चेकअप होना चाहिए, और ये भी इंश्योर किया जाना चाहिए कि भाई जब वो इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो वो प्रॉपर अपना मास्क या ग्लव्स या और जो भी इक्विपमेंट है वो प्रॉपर उन्होंने पहने हों। और लास्ट में नंबर 11 जो है उसमें कहा गया कि भाई श्री राम फूड फर्टिलाइजर जो है वो 20 लाख रुपया एज ए कंपनसेशन की सिक्योरिटी जमा करवाएगी। तो यहाँ पर जो इशू था हमारा फर्स्ट, उसका तो जवाब हमें मिल गया कि भाई श्री राम फूड फर्टिलाइजर जो कंपनीज है, जो एंटरप्राइज है, उसको स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो कोर्ट ने कहा जी बिल्कुल उसको रिस्टार्ट करिए, पर उसमें ध्यान ये रखिए कि वो पूरे प्रिकॉशन के साथ या कंडीशन जो है उनको फॉलो करे। और सेकंड इशू था जिसमें कि लाइबिलिटी की बात की गई थी, तो लाइबिलिटी जो है वो भी कंडीशन में बताएगी कि भाई ये जो है पर्सनली वो मैनेजमेंट जो वहाँ पर इन्वॉल्व होगा उसको लायबल ठहराया जाएगा। और जहाँ तक बात है सेकंड इशू के सेकंड पार्ट की कि भाई इस तरह की इंडस्ट्री को थिकली पॉपुलेटेड एरिया में, यानी कि वो एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा घनत्व है जनसंख्या का, क्या वहाँ पर ऑपरेट करने देना चाहिए। तो इस पे कोर्ट ने कहा कि भाई गवर्नमेंट को ये कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह की इंडस्ट्री जो है वो ऐसे एरिया में हो जहाँ पर आबादी ना हो या जहाँ पर आबादी बहुत ही कम हो, और एक बार जब इंडस्ट्री वहाँ एस्टेब्लिश हो जाए तो वहाँ पर फिर आपको ये ध्यान रखना है कि उसके इर्द गिर्द जो है वो आबादी वहाँ पर ना होने पाए। और इस तरह यानी कि जो हजार्डस नेचर की एंटरप्राइजेस हैं अगर उनकी एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट करती है तो उसके इर्द गिर्द 1 से 5 किलोमीटर तक की ग्रीन बेल्ट या एक पौधे लगाए जाएं। और साथ ही कोर्ट ने कहा कि भाई इतनी सारी चीज़ों को करने के बाद हम ये नहीं कह सकते कि हादसे नहीं होंगे, वो हो सकता है, पर हम अपनी तरफ से ये कोशिश करें कि पूरी तरह के प्रिकॉशन लें, और जितनी बड़ी इंडस्ट्री होगी, जितना यानी कि उसका वॉल्यूम होगा प्रोडक्शन का, उसकी लायबिलिटी भी उसी हिसाब से फिक्स होनी चाहिए, यानी कि उतनी बड़ी उसकी लायबिलिटी होगी। ये तो हो गया जनरल। अब इसमें एक और बात है जिसको कि हमने कहा कि रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। एब्सोल्यूट लायबिलिटी यानी संपूर्ण दायित्व, जैसे कि रेलन वर्सेस फ्लेचर के केस में कहा गया था कि भाई स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है, आपकी लायबिलिटी तो बनती है पर आपके लिए कुछ एक्सेप्शन है जो आपको बचा सकती है। पर एब्सोल्यूट लायबिलिटी के केस में कहा गया कि भाई आपके पास कोई एक्सेप्शन नहीं है। जब इस तरह का कोई हादसा हो जाएगा तो उसको हम इस रूल के अंडर कवर करेंगे, जो कि लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट ने किया भी। और ऐसा करने से क्या होगा कि जो एंटरप्राइजेस होगी, उद्योग होगा, उसके पास किसी भी तरह से कोई भी उसका अपने बचाव के लिए कोई एक्सेप्शन, अपवाद या कोई लूप होल नहीं होगा, तो उसमें उसकी लायबिलिटी 100% फिक्स मानी जाएगी। नो फ्रेंड, अगर हम ब्रीफली देखें कि भाई क्या क्या रीज़न थे इस एब्सोल्यूट लायबिलिटी को लाने के इंडिया में, तो उसमें है हमारे पास नंबर 1 नंबर ऑफ द गैस ट्रेजेडी, यानी कि ये जो केस हुआ है हमारे पास श्री राम फूड फर्टिलाइजर का, इससे पहले भोपाल गैस लीकेज ट्रेजेडी का इंसिडेंट हो चुका था और उसमें इससे भी कई गुना ज़्यादा जो गैस लीकेज हुई थी और उसमें जो नुकसान था वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ था। तो इसलिए कोर्ट को मजबूर होना पड़ा इस रूल को इन्वेंट करने के लिए। नंबर 2, इट इफेक्ट्स
पब्लिक एट लार्ज, यानी कि इस तरह का जो गैसेस एमिशन होता है या जो गैसेस का रिसाव होता है उससे क्या होता है, पब्लिक एट लार्ज को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। यानी कि वो लोग जो तो अंदर काम कर रहे हैं एंटरप्राइजेज या उद्योग में, उनको तो नुकसान होता ही है, उसके साथ साथ इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनको भी बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। तो उसका वॉल्यूम जो है इफेक्ट करने का वो बहुत ज़्यादा है। नंबर 3, अगर एब्सोल्यूट लाइबिलिटी की जगह स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को ही अपनाया जाता, मान लीजिए इसको इन्वेंट ना किया जाता, तो उसमें क्या होना था, बचने के चांसेस बाय वे ऑफ एक्सेप्शन या अपवाद, यानी कि आप किसी एक्सेप्शन या अपवाद को आगे रखकर अपना बचाव कर सकते थे। और एंटरप्राइजेस क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं तो वो इस तरह के मीन जो है उनका मिसयूज कर सकती हैं। तो इसलिए कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आपको हम किसी भी तरह का कोई भी छूट जो है वो नहीं देंगे। नंबर 4, सुप्रीम कोर्ट ने ये इनकार कर दिया कि भाई हम 19th सेंचुरी का लिटिल वर्सेस फ्लेचर का वो रूल फॉलो करें जो कि आज ऑब्सोलीट हो गया है, यानी कि उसकी कोई भी रेलेवेंस नहीं रही है। और साथ ही साथ कल्चरल डिफरेंस भी है कि भाई उनका समाज और हमारा समाज है, उसकी सोच समझ में काफ़ी ज़्यादा अंतर भी है, इसलिए हम उसको रूल को फॉलो नहीं करेंगे और अपना ये रूल जो है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। नंबर 5, ये एक तरह का टूल है, यानी कि एब्सोल्यूट लाइबिलिटी जो है वो एक तरह से टूल है जो कि चेक रखेगा इस तरह के एंटरप्राइजेस को जो कि बहुत बड़ी है, पैसे की उनके पास कमी नहीं है, पॉलिटिकल जो उनकी रीच है उसकी भी उसके पास कोई कमी नहीं होती है। तो ये जो रूल है एक तरह से चेक रखेगा उन पर, यानी कि एंटरप्राइजेस पर, और जो सराउंडिंग में जो लोग रहते हैं या वर्कमैन जो इनसाइड या मैनेजमेंट के लोग जो इनसाइड काम कर रहे हैं उनके हितों की भी प्रोटेक्शन करेगा। नंबर 6, इस तरह की जो एंटरप्राइजेस हैं वो बहुत बड़ी हैं, उनका प्रॉफिट जो है वो भी बहुत बड़ा है। तो प्रॉफिट जो है वो डेफिनेटली अफेक्ट करती है इन्वायरमेंट को, लोगों को। तो ये उनकी ड्यूटी बन जाती है कि वो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के अंदर पूरी तरह से उनको जिम्मेदार ठहराया जाए और उनके लिए किसी भी तरह का कोई बचने के लिए रास्ता ना छोड़ा जाए। यानी कि उनका प्रॉफिट मार्जिन भी बड़ा है जो कि इफेक्ट करता है लोगों को, इन्वायरमेंट को, तो उसको उनको कंपनसेट भी करना पड़ेगा अगर इस तरह का कोई हादसा हो जाता है। 7th और लास्ट जो रीज़न है वो ये है कि भाई इस तरह की जो एंटरप्राइजेज या उद्योग है उनके पास पैसे की कमी नहीं है, प्रॉफिट उनका बहुत ज़्यादा होता है, और अगर इस तरह का कोई हादसा हो जाता है तो उनके पास इतनी क्षमता होती है कि वो उसको भरपाई उसकी कर सकें। जितने भी लोग या उसके वर्कमैन या मैनेजमेंट अगर कोई इफेक्ट होता है तो वो उसको कंपनसेट दे सकें, यानी कि उतनी उनकी कैपेबिलिटी फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली होती है। तो इसलिए उनको इस रूल के अंडर पूरी तरह से जो लायबल या जिम्मेदार उनको ठहराया जाएगा। धन्यवाद।